हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा जो स्पेशल सीरीज चलाई गई है, इसका पार्ट 5 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखिए, ये सीरीज़ आपको डेली शाम 6:30 बजे प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, डोडी ताल कितने कोनों वाली झील है? देखिए, डोडी ताल जो है ये 6 कोनों वाली झील है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डोडी ताल उत्तर काशी जनपद में स्थित है। उत्तर काशी जनपद में स्थित है डोडी ताल, और ये 6 कोनों वाला ताल है, जो कि सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, 80 गंगा नदी जो है ये डोडी ताल के पास से ही निकलती है। डोडी ताल का नाम हिमालयी ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पे रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिए। डोडी ताल का नाम हिमालयी ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पर रखा गया। देखिए, डोडी ताल के पास एक ताल और है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है काणा ताल। यहाँ डोडी ताल के पास ही काणा ताल है, और यहाँ पर एक गणेश मंदिर भी है डोडी ताल के पास ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किरात एवं किन्नर जातियों के नृत्य हैं? देखिए, किरात एवं किन्नर जातियों के नृत्य कौन से हैं? फुयोली, हिलांसी, क्रफूत सभी हैं। तो उपयुक्त तो सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति कोल प्रजाति को माना जाता है। उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति कौन सी है? कोल प्रजाति है। और कोल प्रजाति के बाद उत्तराखंड में आधिपत्य हुआ। किरात प्रजाति का कोल के बाद आधिपत्य हुआ उत्तराखंड में। और किरातों का अन्य नाम किन्नर या इनको कीर भी कहा जाता है। किन्नर या कीर इन्हीं को कहा जाता है, किरात प्रजाति के लोगों को। और किरातों को मंगोल प्रजाति से भी संबंधित माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किरातों को मंगोल प्रजाति से भी संबंधित माना जाता है। देखिए, प्रमुख नृत्य की अगर हम बात करें किरात एवं किन्नर जातियों की, तो इनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं? फुयोली, हिलांसी, क्रफू, ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे है? देखिए, गंगा नदी के किनारे कौन सा नगर है? तो सभी नगर जो हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, सभी नगर गंगा नदी के किनारे हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपका। देखिए, भागीरथी नदी उत्तर काशी जिले के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, और देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा का संगम होने के बाद गंगा के नाम से ये आगे बढ़ती है। भागीरथी और अलकनंदा का जब देवप्रयाग में संगम होता है, तो इसके बाद ये नदी किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। देखिए, गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई की अगर हम बात करें, तो गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की कुल लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। नोट डाउन कर लीजिए, 205 किलोमीटर है देवप्रयाग, गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक इसकी लंबाई कितनी है गंगा नदी की? 96 किलोमीटर। और देखिए, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम किन रूपों में होता है? सास और बहू के रूप में होता है, ऐसा माना जाता है। भागीरथी सास और अलकनंदा बहू के रूप में यहाँ पर मिलती हैं देवप्रयाग में। ऋषिकेश
गंगा व चंद्रभागा, ऋषिकेश जो है ये आपके गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। तो ये सारे जो नगर हैं ये गंगा नदी के किनारे ही हैं, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को शेयर कीजिए, जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए उत्तराखंड में गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है 1 व 2 सितंबर को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है 1 व 2 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है। देखिए इनमें से कौन सा उपन्यास ऐसा है जो इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास है, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए और इस सेशन को जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। देखिए ये जो सीरीज़ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है आज की, तो आप एंड तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस सेशन को। देखिए इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास जो है ये कौन सा था, ये था आपका लज्जा या घृणामयी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए साहित्यकार इलाचंद जोशी की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ, वर्ष 1902 ईस्वी को इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ इलाचंद जोशी का, और इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है। इन्होंने बचपन में सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका अल्मोड़ा में निकाली, ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख उपन्यासों की अगर हम बात करें इलाचंद जोशी के तो नोट कर लीजिए, जहाज का पंछी, सन्यासी, प्रेत और छाया, सुबह के भूले, इसके अलावा जिप्सी और अगला है पर्दे की रानी। तो यहाँ पे लिखना स्क्रीन पर पॉसिबल नहीं होता है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगामी एग्जाम के लिए आपको एक उपन्यास दे दिया जाएगा, बताइए ये उपन्यास किसका है। तो जैसे यहाँ पे पूछा गया है ना कि इलाचंद जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो लज्जा या घृणामयी इनका पहला उपन्यास है। यहाँ पे आपको एक अलग उपन्यास दे दिया जाएगा, माना जहाज की पंछी दे दिया, तो बताइए ये उपन्यास किसका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। तो आप जो भी उपन्यास आपको बताए गए हैं इनको नोट कर लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आगामी एग्जाम के। जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, राजा प्रद्युम्न शाह कब वीर गति को प्राप्त हुए। देखिए राजा प्रद्युम्न शाह जो हैं ये वीर गति को प्राप्त कब हुए, 14 मई 1804 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1786 से लेकर 1804 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा प्रद्युम्न शाह का। हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया था, यानी कुमाऊं और गढ़वाल का संयुक्त शासक भी माना जाता है प्रद्युम्न शाह को, ये ध्यान रखिए। और देखिए 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा के मैदान में जो युद्ध हो रहा था, खुड़बुड़ा का युद्ध, तो खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत नामक कविताओं की रचना किस कुमाऊनी कवि ने की है। देखिए भ्रमर गीत नामक जो गीत है इसकी कविताओं की रचना किस कुमाऊनी कवि ने की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीताम्बर पांडे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइस, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने जीवी पंत को हिमालय पुत्र कहा था। देखिए जीवी पंत को हिमालय पुत्र किसने कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू ने। किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने पंत जी को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। और पंत जी के सहपाठी इनको क्या कहते थे, पंत जी के जो सहपाठी थे ये इन्हें गोविंद बल्लभ पंत महाराष्ट्र कहा करते थे। वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू व पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया और वर्ष 1957 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, गोविंद बल्लभ पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी देहरादून की स्थापना कब हुई? देखिए कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी जो स्कूल है ये कहाँ पर है? ये है आपके देहरादून के मसूरी में, देहरादून के मसूरी में ये स्थित है। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1845 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। आंसर हो जाएगा आपका 1845। वर्ष 1845 में कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल की स्थापना हुई देहरादून मसूरी में। और देखिए ये मसूरी का पहला स्कूल था। 1845 ईस्वी में कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी मसूरी का पहला स्कूल था। और वर्ष 1902 की बात करें तो वर्ष 1902 ईस्वी में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना हुई। कहाँ पर? देहरादून में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन करें। अगला देखिए, कहाँ की मूर्ति में सूर्य समभंग मुद्रा में खड़े हैं? तो ये मूर्ति कहाँ से मिली है जहाँ पर सूर्य जो है समभंग मुद्रा में खड़े हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वाराहाट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है? ये कौन सी जनजाति है जिसमें तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर। तो देखिए ये जनजाति कौन सी है? ये जनजाति है थारू जनजाति, जिसमें तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है। देखिए थारू जनजाति कई गोत्रों में बटी हुई है जिसे कुरी कहा जाता है। कई गोत्रों में ये बटी हुई है, इसको क्या कहा जाता है? कुरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थारू जनजाति की बड़वायक गोत्र जो है, थारू जनजाति की बड़वायक गोत्र जो है, इस गोत्र को सबसे उच्च माना जाता है। थारू जनजाति में बड़वायक गोत्र को सबसे उच्च माना जाता है। थारुओं में पहले बदला विवाह प्रथा का प्रचलन था। पहले इनमें बदला विवाह प्रथा का प्रचलन था, लेकिन वर्तमान में इनमें कौन सी प्रथा का प्रचलन है? तो वर्तमान में नोट कर लीजिए, 3 टिकठी प्रथा। 3 टिकठी प्रथा वर्तमान में प्रचलित है थारू जनजाति में। देखिए थारू जनजाति में 2 पक्षों के बीच विवाह तय करने को पक्की पोड़ी कहा जाता है। और इन लोगों का विवाह, थारू लोगों का विवाह कब होता है? प्रायः माघ या फुलेरा दूज में। माघ या फुलोरा दूज में इनका विवाह होता है थारू जनजाति के लोगों का। थारुओं में विधवा विवाह का प्रचलन भी है। विधवा अगर कोई महिला हो जाती है थारू जनजाति की, तो इनमें विधवा महिला भी दोबारा से शादी कर सकती है। विधवा विवाह का प्रचलन भी है थारुओं में। और थारुओं की महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है, जिसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उरारी। नोट कर लीजिए, उरारी इसको कहा जाता है। थारुओं में महिलाओं को जो तलाक देने का अधिकार होता है, इसको उरारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा तीर्थ स्थल शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बद्रीनाथ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है और यह धाम चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम कहाँ पर है? चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है। बद्रीनाथ मंदिर में रावल पुजारियों द्वारा पूजा की जाती है। रावल पुजारी जो हैं ये आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज हैं। रावल पुजारी किसके वंशज हैं? शंकराचार्य के वंशज हैं। रावल केरल में नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण हैं। केरल में जो नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण हैं, ये रावल लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। और बद्रीनाथ में एक प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कड़ाई उत्सव। कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। कड़ाई उत्सव है बद्रीनाथ में। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इतनी मेहनत करके आपके लिए यहाँ पे वीडियो अच्छे से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, शेयर कर लीजिए प्लीज़। अगला देखिए, भगवान नरसिंह
का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए भगवान नरसिंह का प्रसिद्ध जो मंदिर है ये कहाँ पर है? ये है आपके जोशीमठ में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जोशीमठ जो है ये कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। इसका पुराना नाम क्या था जोशीमठ का? इसका पुराना नाम था कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर इसका पुराना नाम था। इसे शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहते हैं। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की और यहीं पर भगवान नरसिंह का मंदिर भी है। शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। अगला देखिएगा, द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार कौन थे? द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार हैं फ्रैंक स्माइथ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए वर्ष 1931 ईस्वी में फ्रैंक स्मिथ या फ्रैंक स्माइथ के द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई। फ्रैंक स्मिथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स में किसकी चर्चा की गई है? फूलों की घाटी की चर्चा की गई है। फूलों की घाटी चमोली जनपद में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी यहाँ पर बहती है। वर्ष 1982 ईस्वी में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो यहाँ पे आपको जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं इनको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ये आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही देखिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। देखिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम पे अभी उत्तराखंड पुलिस का जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको 1 महीने पहले से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जा रही है। उसके लिए अभी से प्रिपरेशन चल रही है आपके लिए। यहाँ पे टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बनाने की, तो तब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे 1 महीना पहले से जब आपका उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। देखिए उत्तराखंड में बहुत कम वैकेंसी निकलती है। यहाँ पे कितने समय के बाद उत्तराखंड पुलिस की जो वैकेंसी है ये निकली है, तो इसको स्किप जाने मत दीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए आप सभी लोग। ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखिए यहाँ पे इतने अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पेमेंट नहीं ले रहे हम बस इतना ही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए आयोग की स्थापना कब की गई? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है ये आज की, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं हमारे द्वारा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर लीजिए। देखिए ग्रामीण और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई आपके वर्ष 1885 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर आप कमेंट करते रहिएगा और हर क्वेश्चन का कोशिश कीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट करें, आपको कितना आ रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से जनजातीय स्थान का सही युग्म है। तो जनजातीय स्थान का सही युग्म कौन सा है? इसमें से जौनसार, देहरादून। जौनसार जो है ये कहाँ पर स्थित है? आपका देहरादून में। जौनसारी जनजाति से संबंधित है ये जौनसार, जो देहरादून में स्थित है। अगला देखिए वर्ष 2018 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस उत्तराखंडी को मिला है? जल्दी से कमेंट कीजिए। वर्ष 2018 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस उत्तराखंडी को इनमें से मिला है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पंकज सेमवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मडवा अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिए उत्तराखंड में मडवा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपल कोटी में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए राज्य की फसल है मडवा या कोंदा, कोंदा भी इसको कहते हैं, कहीं पे कोंदा नाम दे दिया जाएगा। अगर आपको पता होगा तो आप करेक्ट कर लेंगे इसका आंसर। तो राज्य की फसल कोंदा या मडवा मूल रूप से कहाँ की है? ये है मूल रूप से अफ्रीका की।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तराखंड को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजमार्ग संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत का जनपद है? तो देखिए, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे ओम प्रकाश रावत, और इनका जनपद कौन सा है? इनका जनपद है पौड़ी जनपद। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था। देखिए, टिहरी रियासत में पुच्छी कर किससे लिया जाता था? जल्दी से कमेंट करें जिन लोगों को आंसर आ रहे हैं। तो टिहरी रियासत में पुच्छी कर जो है ये पशुओं पर लिया जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला देखिए, किस पंवार वंशी शासक का नाम जहांगीरनामा में मिलता है? ये क्वेश्चन तो कई बार बताया है मैंने। जो लोग उत्तराखंड वाली जो सेशन है 8 बजे जो आती है वो क्लास फॉलो करते हैं, उनको इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए जिन लोगों को आ रहा है आंसर। कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। आपसे जो भी पूछा जा रहा है यहाँ पे, पहले तो कोशिश करें कि हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और फिर नहीं हो पाता है आपसे तो सिर्फ एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो तो आप कमेंट करें एटलीस्ट। तो जहांगीरनामा में किसका उल्लेख मिलता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए श्याम शाह का उल्लेख मिलता है जहांगीरनामा में। श्याम शाह 45वां शासक था पंवार वंश का, और इसका उल्लेख किसमें मिलता है? जहांगीरनामा में मिलता है। मुगल शासन ने श्रीनगर शासक श्याम शाह को, मुगल शासक जो था इसने श्रीनगर शासक श्याम शाह को घोड़े व हाथी उपहार में दिए थे। देखिए, श्याम शाह के समय एक प्रथा का उल्लेख भी मिलता है जिसका नाम क्या है? सती प्रथा। सती प्रथा का उल्लेख श्याम शाह के समय में मिलता है। और श्याम शाह ने तिब्बत पर आक्रमण कर, यहाँ इसने तिब्बत पर आक्रमण किया था। श्याम शाह ने इसने तिब्बत पर आक्रमण करके एक शेर स्वर्णचूर व एक चंवर गाय जो है ये कर के रूप में प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखिएगा, चाइना पीक कहाँ पर स्थित है? तो चाइना पीक है आपके कहाँ पर? नैनीताल में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चाइना पीक, इसे नैना पीक भी कहा जाता है। चाइना पीक को नैना पीक भी कहा जाता है, और यह नैना झील के पास स्थित है चाइना पीक। इसके अलावा देखिए, टिफिन टॉप भी नैनीताल में है, और ये भी नैना झील के पास ही स्थित है। तो नैना झील के पास दो पीक स्थित हैं, एक तो चाइना पीक है, दूसरा आपका टिफिन टॉप। अगला देखिए, शाल का वृक्ष है। शाल का वृक्ष है। शाल का वृक्ष क्या है? ये है आपके उपोष्ण कटिबंधीय वन। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय वन राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 1200 मीटर से लेकर 1200 मीटर ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। 1200 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन। जबकि निचले क्षेत्रों की बात करें तो 750 मीटर की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 1200 मीटर तक और निचले क्षेत्रों में 750 मीटर की ऊंचाई तक। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिए। देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में प्रमुख वृक्ष जो है ये शाल का वृक्ष है, प्रमुख है उपोष्ण कटिबंधीय वनों में शाल। और इसके अलावा बात करें कि इसमें कौन कौन से और आते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वनों में, इसके अलावा हल्दू, बांस और खैर, ये सभी जो वृक्ष हैं ये किस में आते हैं? ये आपके उपोष्ण कटिबंधीय वन में आते हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कौन सी ऐसी परियोजना है जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी परियोजना है ये है आपकी गैंडा परियोजना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाथी परियोजना, बाघ परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना ये उत्तराखंड के अंतर्गत आती हैं, लेकिन गैंडा परियोजना नहीं आती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है ये आज का। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जिन लोगों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती है उन लोगों को एटलीस्ट मिले ये क्वेश्चन।
अगला देखिएगा, 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद कहाँ रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए थे? कहाँ से ये रेशम के कीड़े लाए थे 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन से। चीन से लेकर आए थे 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड। तो इंद्रचंद जो है ये चौथे चंद शासक थे और इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया और इंद्रचंद ने चीन से व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए और 7वीं सदी में चीन से ही पहली बार रेशम के कीड़े ये उत्तराखंड लाए थे इंद्रचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस देश की सरकार से प्रपत्र लेकर शुरू की जाती है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा ये किस देश की सरकार से प्रपत्र लेकर शुरू की जाती है? चीन देश की सरकार से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर ये कहाँ पर है? ये आपके है तिब्बत में। कैलाश पर्वत जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है और यहीं पर कैलाश पर्वत के निकट ही एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। तो कैलाश मानसरोवर आपका हो गया तिब्बत में। कैलाश पर्वत को गण पर्वत एवं रजत गिरी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है बताइए किस पर्वत को गण पर्वत या रजत गिरी भी कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ना किस पर्वत को, कैलाश पर्वत को। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये जून से लेकर सितंबर माह के बीच होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम व भारतीय विदेश मंत्रालय व आईटीबीपी के सहयोग से पूरी होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के लिपू लेक दर्रे से होकर जाती है। लिपू लेक दर्रे से होकर ये यात्रा जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा अल्मोड़ा से कौसानी फिर डीडी हाट होते हुए धारचूला पहुंचती है और धारचूला से आगे तवा घाट व लिपू लेक दर्रे के माध्यम से ये तिब्बत तक पहुंचती है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा लगभग कितने दिनों तक चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए जल्दी से। अगला देखिएगा, बीच बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बीच बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है किसको? विजय जड़धारी को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका स्कोर कितना हो रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। प्रथम अशोक करता है, प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? ये हैं आपके भवानी दत्त जोशी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भवानी दत्त जोशी प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता हैं। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला देश व राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है? अगर पूछा जाता है तो सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले देश व राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं। और शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? ये हैं जयकृत सिंह रावत। और महावीर चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं महावीर चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? ये हैं आपके दीवान सिंह दानू। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं? देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में दर्जी को औजी कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। देखिए राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जनपद में है? तो ये जनपद कौन सा है आपका? रुद्रप्रयाग जनपद। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वर्ष 1929 नोट कर लीजिए। कृषि से याद आया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष होती है? वर्ष 1929 ईस्वी में। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? इसका मुख्यालय है कहाँ पे? नई दिल्ली में। राज्य में सबसे कम परती भूमि वाला जनपद भी है आपका रुद्रप्रयाग जनपद। और सर्वाधिक परती भूमि वाला जनपद कौन सा है? ये है पौड़ी जनपद। ऑप्शन सी। तो राज्य का सबसे
कम कृषि योग्य भूमि है? रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, कनक वंश काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? कनक वंश काव्य इस पुस्तक के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, भैरो झाप शिला किस जनपद में स्थित है? भैरो झाप शिला ये किस जनपद में है? ये है आपका केदारनाथ जनपद में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, केदारनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक महाशिला है जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भैरो झाप कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको भैरो झाप कहते हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर है ये महाशिला और स्थानीय भाषा में इसको भैरो झाप कहा जाता है। और यहीं इसके निकट ही गांधी सरोवर तथा बासुकी ताल है। केदारनाथ में मिलने वाले कुंडों में प्रमुख कुंड जो है ये कौन सा कुंड है? ये है आपका शिव कुंड। और यहाँ लाल पानी वाला रुधिर कुंड भी है। कहाँ पर? केदारनाथ में। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। देखिए, आज 34 क्वेश्चन है इस सेशन में, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 34 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ प्रोवाइड कराई गई है। ये सेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, डेली 6:30 बजे शाम को आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ये सीरीज़। और इसके अलावा रात को जो 8 बजे वाली क्लास आती है उसको भी आप ज़रूर फॉलो करें। उसमें भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और वहाँ पर आपको डीप डिटेल आपको वहाँ पर बताया जाता है। वो क्लास भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा जो लोग उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए तो वो सीरीज इंपॉर्टेंट है ही। अगला देखिएगा, राज्य में हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है? राज्य में हिमोत्थान परियोजना जो है ये संबंधित है किससे? पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधारने से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।